ट्रंप प्रशासन ने कुछ पागलपन भरी घोषणा की है। सऊदी अरब के साथ 30 साल की परमाणु सहयोग संधि के तहत अमेरिका की सबसे मूल्यवान तकनीक अब उनके हाथों में जा रही है। इसकी घोषणा के 24 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक शर्त की घोषणा की। सऊदी ये समझौता तभी कर सकते हैं जब वे औपचारिक रूप से अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजराइल से संबंध सामान्य करें। यही समस्या है। सऊदी अरब ने पिछले साल ये नीति छोड़ी है। वे यूएई की इजराइल से नजदीकी पर विरोध कर रहे हैं, ईरान से संपर्क में हैं और साफ कह रहे हैं कि कोई परमाणु समझौता फिलिस्तीन के बदले नहीं हो सकता। तो फिर वजह क्या है? क्या ट्रंप सबसे कीमती पेशकश को उसी चीज से जोड़ेंगे जिसे सऊदी अरब ने ठुकरा दिया? जब तक कुछ बड़ा ना हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आज हम जानेंगे कि क्या हुआ और क्यों ये होशियारी हो सकती है। ये दिखाता है कि अमेरिका अमेरिकी सैनिकों को अगला युद्ध लड़े बिना मध्य पूर्व में कैसे प्रासंगिक रह सकता है। ये है मीटियोर ओकेजन JNS टीवी पर। शुरू करते हैं। पिछले महीनों में दुनिया ने समझा कि आर्थिक सुरक्षा के लिए मध्य पूर्व कितना अहम है। इसी के साथ मुख्य खिलाड़ियों की नजर में जगह बनाने की दौड़ शुरू हो गई। सऊदी अरब, जिसका क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, अचानक महत्वपूर्ण बन गया। सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम का निर्माण करने वाला अगले 100 साल तक सऊदी अरब पर असर डालेगा। रिएक्टर समझौते में सप्लाई, रखरखाव, इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण और रेगुलेशन शामिल है। ये मूल रूप से एक सुरक्षित 100 साल लंबा रिश्ता है और ये कुछ ऐसा है जिसे अमेरिका सच में बहुत चाहता है। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। रूस और चीन भी उस साझेदार बनने की दौड़ में है। रूस, मिस्र, तुर्की में रिएक्टर बना रहा है। चीनी परमाणु कंपनियां खाड़ी देशों में प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। अगर रूस पहले सऊदी अरब पहुंचा तो मॉस्को के पास अगले 100 सालों तक सऊदी अरब और उसके ऊर्जा ढांचे की चाबी होगी। सऊदी सुविधाओं में रूसी इंजीनियर, महत्वपूर्ण संरचना पर रूसी निगरानी, रूस का दबदबा रहेगा। और हम जानते हैं इसका क्या अर्थ है। चीन के साथ भी यही होगा। बीजिंग ने पहले ही 2023 में ईरान सऊदी समझौता करवाया है। वे खुद को खाड़ी के नए सुरक्षा मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर रहे हैं और अमेरिका के नजरिए से ये सिर्फ इस बात का सवाल नहीं है कि सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा मिलनी चाहिए या नहीं। अब सवाल है कि अमेरिका, रूस या चीन में से कौन सऊदी अरब और मध्य पूर्व का भविष्य तय करेगा। इसमें हस्तक्षेप का मौका जल्दी खत्म हो रहा है। ट्रंप ने मजबूरी में कदम उठाया। सऊदी अरब को परमाणु तकनीक क्यों चाहिए? इसकी मुख्य वजह उनकी चरमराती अर्थव्यवस्था है। विजन 2030, जो सऊदी अरब को तेल आधारित देश से आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाना चाहता था, अटक गया है। 2026 की पहली तिमाही में $34 अरब का बजट घाटा था। तेल की कीमतें अब पहले जैसी मदद नहीं कर रही। डिसैलिनेशन प्लांट्स, डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए जिसमें परमाणु ऊर्जा सहायक हो सकती है। ये तो सिर्फ आर्थिक हिस्से का एक भाग है। असली समस्या हमेशा की तरह ईरान है। 2022 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये साफ किया था और मैं उन्हें उद्धृत करती हूँ, अगर ईरान परमाणु हथियार लेता है तो हम भी लेंगे। वो मध्य पूर्व में ऐसी स्थिति की बात कर रहे थे जहां ईरान के हथियार बंद होने पर सऊदी अरब भी मजबूरी में ऐसा करेगा। बिल्कुल, ये वही चीज है जिसके खिलाफ अमेरिका काम कर रहा है। वे नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम हो, लेकिन जैसा कि ये इतना आसान और सहज नहीं साबित हो रहा है, वे सिर्फ युद्ध पर ही अपनी उम्मीदें नहीं टिकाए हुए हैं। सऊदी अरब खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। वे ईरानी प्रॉक्सी से घिरे हुए हैं। यमन में हूथी उनके तेल संयंत्रों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में मिलिशिया, ये सभी ईरान द्वारा हथियारबंद और वित्त पोषित हैं और उन्हें एक बेहतर प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है। वे अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि सिर्फ वही तरीका काम नहीं करता। 2023 में उन्होंने चीन का रुख किया। बीजिंग ने ईरान से समझौता कराया ताकि राजनयिक संबंध बहाल हों। दशकों के दुश्मन अब हाथ मिला रहे हैं। सऊदी अरब ने सोचा शायद संघर्ष खत्म होगा और बीजिंग नया सुरक्षा मध्यस्थ बन सकता है। लेकिन क्या हुआ? ईरान के हथियार हौथियों तक पहुंचे और खाड़ी में जहाजों पर हमले जारी रहे। बीजिंग शांति वार्ता करा सकता है, लेकिन मिसाइलों से रक्षा, खुफिया जानकारी साझा और एयर डिफेंस को अर्ली वार्निंग सिस्टम से नहीं जोड़ सकता। 2025 तक सऊदी अरब मुश्किल में है। उन्हें परमाणु तकनीक, रक्षा प्रणाली, आर्थिक साझेदारियां और वैश्विक व्यापार नेटवर्क का पहले से भी ज्यादा हिस्सा चाहिए, जो ईरान या चीन से नहीं मिल रही है। इससे वे अलग थलग और हताश हो जाते हैं। अप्रैल 2026 में हालात बदलने लगते हैं। अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान के बाद ईरान ने 1991 में सद्दाम हुसैन की स्कर्ड मिसाइलों के बाद सऊदी पर सबसे बड़ा सीधा हमला किया। ईरान की मिसाइलें सऊदी तेल संयंत्रों पर गिरी। $10 अरब का नुकसान हुआ। सऊदी अरब ने सिर्फ ईरान की औपचारिक निंदा की, सार्वजनिक रूप से कुछ खास नहीं किया। वे ईरानी राजदूत को बैठक के लिए बुलाते हैं और सैन्य प्रतिक्रिया से इनकार करते हैं, जो महत्वपूर्ण है।
युद्ध विराम के अगले दिन सुबह ईरान के विदेश मंत्री ने खाड़ी के 5 देशों के नेताओं को फोन किया। सिर्फ सऊदी अरब ने कॉल उठाई और सऊदी नेताओं ने फोन उठाया। वे फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और इजराइल और बढ़ते तनाव के खिलाफ है। वे जानते हैं कि यूएई की रक्षा इजरायली खुफिया एजेंसियां कर रही हैं और अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियां सऊदी तेल सुविधाओं की सुरक्षा में मदद कर रही हैं। वे जानते हैं कि अब्राहम समझौतों का नेटवर्क संभवतः काम कर सकता है और उन्हें वास्तविक समय में सुरक्षा दे सकता है। सऊदी अरब ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे अपने विलवणीकरण संयंत्रों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन असली स्थिति अलग है। सऊदी अरब जानता है कि उसे उसी इजरायली अमेरिकी नेटवर्क पर निर्भर रहना होगा जिसका वो विरोध करता है। उसी साझेदारी से उसका महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुरक्षित है जिसमें वे शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप भी ये जानते हैं। इस बात का सबूत कि सऊदी अरब को वास्तव में वही चाहिए जो इजराइल और अमेरिका दे सकते हैं। इस बात का सबूत कि जिस औपचारिक साझेदारी से सऊदी अरब बच रहा है उसी पर उनका अस्तित्व निर्भर करेगा। ट्रंप ने हालात में दबाव बनाने का मौका देखा। सऊदी अरब कहता है वे इजराइल के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन सऊदी अरब को इजराइल के साथ काम करना जरूरी है। उनकी अर्थव्यवस्था को इसकी जरूरत है, उनकी सुरक्षा को इसकी जरूरत है, उनके अस्तित्व को इसकी जरूरत है। वे एक ऐसे सिस्टम से सुरक्षित हो सकते हैं जिसमें वे सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होना चाहते। वे अमेरिकी मध्यस्थों के जरिए वो खुफिया जानकारी पा रहे हैं जो वे सीधे इजराइल से ले सकते हैं। वे वैश्विक व्यापार मार्गों से कटे हैं जिन तक वे इजरायली बंदरगाहों और गलियारों के जरिए पहुंच सकते हैं। ट्रंप का प्रस्ताव सीधा है। मैं जानती हूं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए, न कि जो आप सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि आपको चाहिए। जो आपको सच में चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एकीकृत सुरक्षा प्रणालियां, आर्थिक साझेदारी, इजरायली खुफिया और तकनीक जो अभी सिर्फ वॉशिंगटन से मिलती है, पूरा पैकेज मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप औपचारिक और सार्वजनिक रूप से अब्राहम समझौतों में शामिल हों और मध्य पूर्व के लिए नया रास्ता चुनें। अब दिखावा नहीं। आप उस साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हों जिससे आपको बहुत पहले ही लाभ मिल सकता था और जिससे हम सबको भी लाभ होता है। ये शानदार दबाव का साधन है क्योंकि वो उनकी चाहत को धमकी नहीं दे रहे हैं, वो उन्हें वही दे रहे हैं जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत है और इसके बदले में उनसे उनकी राजनीति के जरिए कीमत वसूल रहे हैं और उन्हें एक मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। वे सीधे सीधे इजराइल के साथ समझौता नहीं कर सकते। सऊदी लगभग पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं, लेकिन वे इसे एक समझौते के तौर पर शामिल कर सकते हैं ताकि सऊदी को वो मिल सके जो वे चाहते हैं, सुरक्षा, सुरक्षित रहना और मध्य पूर्व में सबसे मजबूत खिलाड़ी बनना। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या पेश कर रहे हैं? 1-2-3 समझौता परमाणु ऊर्जा अधिनियम में इस्तेमाल होने वाला औपचारिक शब्द है जिसमें अमेरिका परमाणु तकनीक, रिएक्टर और ईंधन देगा, लेकिन बदले में सऊदी अरब सहमत है कि वे अपनी जमीन पर यूरेनियम का संवर्धन या प्लूटोनियम का पुनः प्रसंस्करण नहीं करेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यूरेनियम का संवर्धन एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें यूरेनियम के समस्थानिकों को अलग किया जाता है। अगर आप यूरेनियम को कम स्तर, मान लीजिए 3 से 5% तक संवर्धित करते हैं तो आप रिएक्टर चला सकते हैं। आपके पास अब बहुत अधिक ऊर्जा है, लेकिन आपके पास असली परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नहीं है। जब आप इसे 90% तक संवर्धित करते हैं तब आप परमाणु हथियार बना रहे होते हैं। दुनिया में केवल 5 देश ऐसे हैं जो बिना परमाणु हथियारों के यूरेनियम का संवर्धन करते हैं और ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि एक बार जब आप इस तकनीक में माहिर हो जाते हैं तो हथियार बनाना सिर्फ एक निर्णय की बात रह जाती है। ट्रंप के समझौते में सऊदी अरब में संवर्धन संयंत्र की 2 साल की आर्थिक स्टडी शामिल है। अगर ये व्यवहार्य हो तो सऊदी अरब को 10 साल तक स्वतंत्र रूप से यूरेनियम का संवर्धन करने से रोका जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। इस समझौते में सऊदी अरब को अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है जो निरीक्षकों को कहीं भी जांच की शक्ति देता है। निरीक्षक कभी भी बिना सूचना के कहीं भी जांच कर सकते हैं, वरना वे सिर्फ सऊदी अरब द्वारा घोषित जगहें देखेंगे और गुप्त सुविधाएं छुपी रह जाएंगी। यही दाव है। ट्रंप मानते हैं कि सऊदी अरब की अब्राहम समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता सुरक्षा उपायों से कहीं अधिक इजराइल और पश्चिमी आदर्शों से जुड़ाव दिखाती है। तो ये कैसे होगा? हाल ही में सऊदी अरब ने कुछ ऐसा सीखा है जिसे वो स्वीकारना नहीं चाहता। आप अकेले मिसाइलों और ड्रोन से आधुनिक अर्थव्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकते। इसमें सालों लगेंगे। आपकी तेल रिफाइनरियां, डीसैलिनेशन प्लांट्स, बंदरगाह, हवाई अड्डे, प्रतिष्ठा और डेटा सेंटर जो विजन 2030 का हिस्सा हैं, ये सब अब स्थायी निशाने बन गए हैं अगर ईरान ने इन्हें निशाना बनाने का फैसला किया, और वे ऐसा कर सकते हैं। इजराइल के पास ऐसे सिस्टम हैं जो काम करते हैं। लंबी दूरी के खतरों के लिए एरो एंटी बैलिस्टिक सिस्टम, मध्यम दूरी के खतरों के लिए डेविड्स स्लिंग, रडार नेटवर्क और अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिन्हें ईरानी खतरे के खिलाफ दशकों में परिपूर्ण किया गया है। लेकिन समस्या बनी हुई है। ये सिस्टम सऊदी अरब की मदद नहीं करते जब तक कि सीधी समन्वय ना हो, और सीधी समन्वय का मतलब है सीधा रिश्ता, और सीधा रिश्ता मतलब सामान्यीकरण। और फिर दक्षिणी खतरा है हूथी, जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से लैस हैं। बाबल मंदेब जलदमरू मध्य से होकर जहाजरानी को धमका रहे हैं। वे लाल सागर के किनारे सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे को भी धमका रहे हैं। इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता देने और खाड़ी में हूथी खतरे से निपटने के लिए खुफिया नेटवर्क बनाना शुरू किया है। सऊदी अरब भी हूथियों से अलग तरीके से लड़ रहा है। अगर वे सामान्य संबंध बना लें तो यह संयुक्त अभियान बन जाता है, साझा खुफिया, समन्वित हमले, और यह बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है जिससे सभी को फायदा होता है। इसमें आर्थिक पहलू भी है। सऊदी अरब विविधता लाना चाहता है। विजन 2030 का उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो पूरी तरह से तेल पर निर्भर ना हो, लेकिन अगर आप अलग थलग हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। व्यापार साझेदारियां जरूरी हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होना चाहिए।
अब्राहम समझौते उस आर्थिक गलियारे की नींव रखते हैं। साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC नाम की एक परियोजना भी है जो रुका हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब और इजराइल को इसे संभव बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। IMEC मूल रूप से उस दुनिया के हिस्से से यूरोप तक चीजों को बिना ईरान के ट्रांसफर करने की अनुमति देगा, और वो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर शांति होती है तो ये आगे बढ़ता है। सऊदी अरब इसमें शामिल हो जाता है। उन्हें इजराइल के जरिए यूरोप और एशिया तक सीधे व्यापार मार्ग मिलते हैं। वहाँ असली बुनियादी ढांचे के कनेक्शन हैं जो उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। ट्रंप प्रशासन की बात मूल रूप से ये है कि आपको रक्षा के लिए इजरायली तकनीक चाहिए, आपको व्यापार के लिए इजरायली बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स चाहिए, आपको हूती अभियानों के लिए इजरायली खुफिया जानकारी चाहिए। आप इससे अनौपचारिक रूप से कुछ हद तक लाभ उठा रहे हैं, तो इसे औपचारिक क्यों नहीं बना लेते? अब्राहम समझौते में सार्वजनिक रूप से शामिल हो जाइए और बदले में अमेरिका आपको न्यूक्लियर डील, एकीकृत सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी, वो सब कुछ देता है जिसे आप वास्तव में बनाना चाहते हैं। और भले ही ये एक शानदार प्रस्ताव जैसा लगता है, लेकिन एक बात समझने वाली है, इस्लामवादी इकाई को परमाणु क्षमता देना जोखिम भरा है। सऊदी अरब अक्सर सुविधा अनुसार अपने वादे तोड़ता है। 2006 और 2024 में हिजबुल्लाह के साथ युद्धों के बाद लेबनान ने संघर्ष विराम के हिस्से के रूप में इस मिलिशिया को निरस्त करने का वादा किया था। सऊदी अरब ने इसका समर्थन किया क्योंकि वे हिजबुल्लाह को कमजोर करना चाहते थे। और फिर क्या हुआ? लेबनान ने कभी भी हिजबुल्लाह को निरस्त नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सभी इजरायली रियायतें ले ली, सीमाएं तय हो गई, सेनाएं तैनात हो गई। उन्होंने हिजबुल्लाह को फिर से हथियार बंद होने दिया। सिर्फ उनके संभावित रूप से अविश्वसनीय होने की बात ही नहीं, सऊदी अरब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए मध्य पूर्व में तख्ता पलट कोई अनजानी बात नहीं है। भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होता, और ऐसी इकाई जो कभी भी आपके खिलाफ हो सकती है को परमाणु क्षमता देना जुआ है। अमेरिका यह आश्वासन चाहता है कि सऊदी पश्चिमी व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं ताकि यह जुआ सार्थक हो, कि वे पश्चिम और इजराइल जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन में रहें ताकि वे इसे जल्दी ना बदलें। और भी कई जटिलताएं हैं। क्राउन प्रिंस बिन सलमान को अपने देश में जीत चाहिए, लेकिन उनके लोग फिलिस्तीन को लेकर बहुत नाराज हैं। फिलिस्तीनी एकजुटता असली है, ईरानी खतरे भी असली हैं, और आर्थिक हताशा भी असली है। तो क्या ये संभव भी होगा? खैर, वो सिर्फ उंगलियां चटकाकर जनता की राय नहीं बदल सकते। अगर वो सामान्यीकरण तेज और सार्वजनिक रूप से बिना उसे सही तरह से पेश किए करें, तो वो घरेलू अस्थिरता का जोखिम उठाते हैं। वो ऐसा दिखने का जोखिम उठाते हैं जैसे वो अपने देश की आर्थिक बदहाली के बीच इजराइल के लिए अपने देश के हितों से समझौता कर रहे हों। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा अच्छा प्रस्ताव बनाना पड़ा कि लोग उसे सही ठहरा सकें और वो इसे अपनी जनता के सामने सही ठहरा सके, सिर्फ इजराइल से सामान्यीकरण नहीं, बल्कि एक बड़े समझौते का हिस्सा बनने की शर्त के तौर पर, क्योंकि ये अब भी विवादास्पद है। हम अब्राहम समझौते में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमें अमेरिकी न्यूक्लियर रिएक्टर मिल रहे हैं, दुनिया की सबसे आधुनिक रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत सुरक्षा मिल रही है, आर्थिक गलियारों तक पहुंच मिल रही है, नई मध्य पूर्वी व्यवस्था में एक जगह मिल रही है, और बदले में हम अपने लोगों, अर्थव्यवस्था और क्षेत्र को ईरानी खतरों से बचाते हैं। अमेरिका को एक मजबूत सहयोगी मिलता है और वो समझौते में बंधता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है, वो दुश्मनों का समर्थन नहीं कर रहा है। ये ताकतवर कदम है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि क्राउन प्रिंस देश में राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं, और जीतेंगे या नहीं। साथ ही कांग्रेस भी है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत इस समझौते को 90 दिन कि कांग्रेस समीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें सांसद उसे रोकने के लिए अस्वीकृति का संयुक्त प्रस्ताव दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस 3 मुख्य चिंताओं को लेकर चिंतित है। सबसे बड़ी, अतिरिक्त प्रोटोकॉल के बिना असली निरीक्षण संभव नहीं है। सऊदी अरब ने अभी इजराइल के साथ सामान्यीकरण छोड़ दिया है, जिससे वे एक अविश्वसनीय परमाणु साझेदार बन गए हैं। उन्होंने बस अपना मन बदल लिया, और संवर्धन तकनीक स्वाभाविक रूप से दोहरे उपयोग की होती है, जो सीधे हथियार बनाने के रास्ते पर ले जाती है। ये चिंताएं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को एकजुट कर पूरे समझौते को रोक सकती हैं, लेकिन अगर वे फायदों को समझें, ये काम संभव है अगले 90 दिनों। और आगे आपको देखना है कि क्या सऊदी अरब अब्राहम समझौतों के लिए आधिकारिक रूप से प्रतिबद्ध होता है। यही असली परीक्षा है। सिर्फ संकेत या चुपचाप समझौता ट्रंप के लिए काफी नहीं है। ट्रंप को सऊदी अरब से ये सार्वजनिक औपचारिक घोषणा चाहिए कि वो इसके लिए तैयार है। अगर क्राउन प्रिंस MBS ऐसा करते हैं, तो कांग्रेस परमाणु समझौते को मंजूरी दे सकती है। अगर वे हिचकिचाते हैं, अगर वो कहते हैं कि उन्हें और समय चाहिए, या अगर वो इसके इर्द गिर्द कोई और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो यही संकेत है कि ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता। नंबर 2, 90 दिनों की समीक्षा अवधि में कांग्रेस क्या करती है? रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों अतिरिक्त प्रोटोकॉल, संवर्धन तकनीक और सऊदी अरब पर भरोसे को लेकर कड़े सवाल पूछेंगे। निरीक्षण की कमी स्पष्ट रूप से समस्या है, और ये अच्छी नीयत नहीं दर्शाती। अगर सुनवाई में गंभीर द्विदलीय चिंताएं सामने आती हैं, तो कांग्रेस इसे रोक सकती है। बोलने वाले और उनकी बातों पर ध्यान दें। तीसरे बिंदु पर ध्यान दें, सऊदी जनमत किस तरह बदलता है। इस पर नजर रखना सबसे कठिन है। अगर राज्य मीडिया सामान्यकरण को ईरान के खिलाफ सुरक्षा के रूप में पेश करे, तो इसका अर्थ है क्राउन प्रिंस जनता को तैयार कर रहे हैं। अगर बयानबाजी इजराइल विरोधी है और वो सार्वजनिक रूप से गोलमोल बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो घरेलू राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। और चौथा बिंदु, या सऊदी अरब रूस या चीन से गुप्त वार्ता कर रहा है।
अगर चीनी परमाणु कंपनियां सऊदी अरब में प्रोजेक्ट्स की घोषणा करें या रूस के साथ सौदे की खबर मिले, ये दिखाता है कि सऊदी अपने विकल्प खुले रखे हैं। ट्रंप का दबाव उतना असरदार नहीं है और वे पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं है। मेरी राय में ये सबसे अहम है। हमें पांचवा बिंदु यानी ईरान की प्रतिक्रिया देखनी है। ईरान इसे बारीकी से देखेगा। अगर वे सऊदी अरब या हौथियों पर हमले बढ़ाते हैं ताकि सामान्यीकरण की कोशिशों को दंडित किया जा सके, ये ट्रंप के तर्क को मजबूत करता है कि ज्यादा खतरे से इजराइल के साथ साझेदारी जरूरी है। मगर अगर ईरान कोई रियायत देता है या सऊदी अरब से कूटनीति बढ़ाता है, वे सऊदी अरब को इस समझौते से अलग करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर का हमला आंशिक रूप से सऊदी इजराइल समझौते को रोकने के लिए किया गया था। उन्हें ये पसंद नहीं और डर भी लगता है, और यही डर है जिस पर वे कार्रवाई कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि ये सच में हो रहा है। और भी चीजें हैं जो इस पर असर डाल सकती हैं, जैसे इजराइल के सार्वजनिक बयान। उनका इस समझौते पर भी अपना नजरिया होगा। वे संवर्धन पर सख्त शर्तें चाहेंगे। वे सऊदी अरब से स्पष्ट सुरक्षा प्रतिबद्धताएं चाहेंगे। अगर इजरायली अधिकारी सार्वजनिक रूप से शिकायत करना शुरू कर दें कि ये समझौता बहुत कमजोर है, तो ये अब्राहम समझौता ढांचे में संभावित समस्याओं का संकेत हो सकता है। इन सब में सबसे अहम बात जिस पर नजर रखनी चाहिए वो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अगला कदम। क्या वे सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं? क्या वे वॉशिंगटन का दौरा करते हैं? क्या वे ईरानी खतरों के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग पर कोई भाषण देते हैं? अगले 30 दिनों में उनके कदम बताएंगे कि ट्रंप का दबाव सचमुच काम कर रहा है या सऊदी अरब बाहर निकलने की रणनीति बना रहा है। ट्रंप फिलहाल 3 बातों पर दाव लगा रहे हैं और मानते हैं कि प्रोत्साहन विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिकी समर्थन खोने का डर जनमत से ज्यादा असरदार है, और जब आप किसी देश को वो देते हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है, ना कि वो जो वो कहता है कि उसे चाहिए, तो वे कठिन फैसले लेकर प्रतिबद्ध होते हैं। वे मानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर, सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी, तकनीक और ईरान को हराने की क्षमता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश में राजनीतिक लड़ाई के लिए प्रेरित करती है। वे मानते हैं कि अब्राहम समझौतों का नेटवर्क, तकनीक, खुफिया और आर्थिक संबंधों के जरिए क्षेत्रीय शक्तियों को लंबे समय तक जोड़ता है। वे प्रतिबद्ध रहते हैं और हो सकता है कि वे सही हों। क्षेत्रीय शक्तियां पहले भी रुख बदल चुकी हैं। मिस्र ने सोवियत संघ से अमेरिका का रुख किया। यूएई ने दशकों के इजराइल विरोधी माहौल के बावजूद सामान्यीकरण की ओर रुख किया, और सऊदी अरब भी ऐसा कर सकता है। या ट्रंप गलत हो सकते हैं। सऊदी अरब रिएक्टर डील लेकर चुपचाप फिर से ईरान की ओर झुक सकता है और गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। वे परमाणु तकनीक का इस्तेमाल रक्षा के बजाय दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं। वे सार्वजनिक वादे कर सकते हैं और ट्रंप का ध्यान हटते ही अपने विकल्प खुले रख सकते हैं। ये सभी संभावनाएं हैं और हम इसे बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यही फर्क कर सकता है कि मध्य पूर्व शांति की ओर बढ़ेगा या हालात और जटिल हो जाएंगे। अगले 90 दिन तय करेंगे क्या होगा। मैं आया यर के हूँ, अगली बार मिलूंगी।